ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड फीचर ऑफ पॉपुलेशन, तो या स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये भी लिख सकते हैं हम इसके बारे में। तो पॉपुलेशन समझ ही गए कि किसी प्रदेश में जीवित मानव की संख्या उस प्रदेश की जनसंख्या कहलाती है। क्लियर है ये पॉइंट अल्ताफ, अर्चना, दर्शन? हाँ, तो बस यही समझना है, एक लाइन में बताना है कि किसी प्रदेश में जीवित मानव की संख्या जनसंख्या कहलाती है। तो नंबर ऑफ लिविंग पर्सन इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड की बात करेंगे तो क्या होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे पूरे विश्व में, तो पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, है ना? वर्ल्ड में क्या करेंगे हम, क्या हो सकता है? कुछ कंट्री के, 4 कंट्री के नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है सर? क्या एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से? कंट्री के हिसाब से। सबसे ज्यादा किस कंट्री की पॉपुलेशन है? चाइना। चाइना, ओके। तो बस ये समझना है, चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद कौन सा है बताएं? यूएसए, इंडिया, यूएसए, और उसके बाद है इंडोनेशिया। तो 4 ही याद रखेंगे बहुत है। इंडोनेशिया, ये, तो ये है। तो चाइना, इंडिया, यूएसए, हाँ, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये, है ना? अगर आप पूछेगा वो कि इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें, है ना? ये तो हो गया फर्स्ट नंबर पे ये है, और सेकंड पे ये, थर्ड पे, फोर्थ पे है। अब अगर आपसे पूछेगा डेंसिटी, है ना, तो डेंसिटी किसमें है? डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, है ना? मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। हिंदी में समझ लीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों, है ना, रहने वालों की संख्या जन घनत्व कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना? तो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, उसमें इंडिया टॉप पे है ना? अगर पूछेगा मोस्ट डेंस कंट्री, तो मोस्ट डेंस कंट्री, सबसे जनघनत्व वाला जो है वो है यूएस, इंडिया। तो मोस्ट डेंस कंट्री, है ना, मोस्ट डेंस कंट्री इंडिया। तो सबसे ज्यादा इंडिया में कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी, कुछ याद है? एवरेज इंडिया का है 387 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं है। तो 387, ये 2021 के अकॉर्डिंग है, और 2011 के अकॉर्डिंग है। 2021 में
21 में था ये 324 और ये 387 हो गया है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो यूएसए है, डेंसिटी पूछेगा तो इंडिया है, और इंडिया की डेंसिटी 387 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम दूसरा पॉइंट था इसमें, पहला था पॉपुलेशन क्या है, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब तीसरा इसमें पॉइंट आता है भारत में पॉपुलेशन कैसी है, इंडिया में, है ना। इंडिया में पॉपुलेशन कैसी है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बता सकते हैं कि कौन स्टेट टॉप पे है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है भारत में। सबसे ऊपर तो यूपी है ना, और यूपी, बिहार, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इस तरह से है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे यूपी है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये 4 फर्स्ट सेकंड है। अगर बात करेंगे डेंसिटी की, है ना, डेंसिटी की इंडिया में, तो जो डेंसिटी इंडिया में है वो तो हमने आपको बता दी कि 387 है, वो तो बता दी। अब मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी किसमें है और मिनिमम डेंसिटी किसमें। ये क्वेश्चन स्टेट वगैरह में आते हैं। तो मैक्सिमम डेंसिटी है किसमें, बिहार में। ठीक है, तो बिहार में मैक्सिमम है और मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज ध्यान रखना। पहले 2001 में जो मैक्सिमम थी वो वेस्ट बंगाल की थी, 2001 में वेस्ट बंगाल की थी, फिर ये हो गई है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा बिहार में है, और बिहार में लगभग है 1200 के आसपास है, 1200 के पास में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1200 लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा इंडिया की बात करेंगे, अगर हम स्टेट और यूटीज को अलग अलग कर दें तो मतलब एक रखे, सबसे ज्यादा किस शहर में, किस राज्य में है, तो वो है दिल्ली में। दिल्ली में है 11,000। ये 2001 का डेटा था, अब तो 12 या 13 हो गया होगा। तो मतलब अगर पूछेगा, उसमें यूपी भी दिया हुआ है, बिहार भी दिया हुआ है, दिल्ली भी दिया हुआ है, पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो उस अगर कंडीशन में बिहार भी है और दिल्ली भी है। अगर उसमें ये नहीं पूछा है राज्य या केंद्र शासित, सिर्फ ये पूछा है कि इनमें से किसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आपको दिल्ली लगाना है, क्योंकि दिल्ली में 1 मीटर में 11 लोग रहते हैं। ये दिल्ली का डेंसिटी है, दिल्ली का जनघनत्व है। ये एक 2001 का था, हो सकता है ये 12-13 लोग हो गए, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इस इतनी सी जगह में 12 से 13 लोग रहते होंगे इसमें, दिल्ली में। तो ये है। तो ठीक है, तो आपको समझ आ गया, इंडिया में सबसे टॉप पे है वेस्ट बंगाल, यूपी है, बिहार है, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए इसमें, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन। इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। बताएं। अच्छा देखिए, एक बात बता, मैं आपको बता देता हूं, पॉपुलेशन 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है मैन मेड। अब मैन मेड कह सकते हैं या फिर डेवलप्ड कह सकते हैं, एक ही बात है। अब इसमें नेचुरल और डेवलप में क्या फर्क है?
सर जो मैरिज से होती है उसको नेचुरल कहेंगे, किसको? जो लेबोरेटरी में होता है। नहीं नहीं, लेबोरेटरी में हो रहा है वो भी। लेबोरेटरी में कितना कितने बच्चे होते हैं? देखिए, नेचुरल पॉपुलेशन का मतलब ये है, जैसे हमारे गांव में जितने लोग हैं, आपके गांव में जितने लोग हैं, वो सब नेचुरल पॉपुलेशन है। अगर वो लोग आके दिल्ली में शिफ्ट होते हैं, मुंबई में शिफ्ट होते हैं, या किसी भी अर्बन एरिया में गांव से अगर वो कहीं जाते हैं, तो उस सिटी में पॉपुलेशन ग्रो करती है। ठीक है, तो ये नेचुरल पॉपुलेशन नहीं है। मतलब दिल्ली में जो 11,000 डेंसिटी है, ये नेचुरल नहीं है। मतलब जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ है, अगर वो वहीं रहता है, उसका वहां काउंटिंग होता है, तो वो कहता है नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, और डेवलप्ड पॉपुलेशन वो होता है जो कहीं से आके लोग रहना शुरू कर देते हैं। किसी भी, जैसे आपने देखा होगा, सिटी हमेशा इस तरह से ग्रो करता है ना। और ये जो ग्रो करता है, ये नेचुरल नहीं होता है। लोग गांव से, छोटे छोटे गांव से आते हैं, है ना, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे घर लेते हैं, यहाँ पर ये बनाते रहते हैं, तो शहर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो कभी आप सोच रहे हो ना, दिल्ली का इतना पॉपुलेशन कैसा है कि बिहार से भी ज्यादा है। तो दिल्ली में लोग आकर बसे हैं। दिल्ली का डेटा ये है कि दिल्ली में अगर 10 लोग काम करने आते हैं, या कुछ भी करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, या फिर जो लोग काम करने आते हैं, उसमें से 3 लोग ही वापस जाते हैं, 7 लोग यही रह जाते हैं। ये डेटा है यहाँ के लोगों का। ठीक है, जैसे हम ही हैं, हम यहाँ पढ़ने आए थे दिल्ली में, यहाँ के तो हम नहीं है, लेकिन वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे ही लोग हैं, जो लोग मतलब पहले पढ़ाई की, फिर यहाँ जॉब किया, फिर यहाँ जो भी करना था यहीं पे किया। ऐसे लोग जो आते हैं काम करने, तो वो भी ऐसे करते हैं, काम करते हैं, छोटा मोटा अपना घर बना लेते हैं, तो यहीं रह जाते हैं। तो ये होता है, इसको कहते हैं डेवलप्ड पॉपुलेशन। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या 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 रीजन है। तो ये था कि इफेक्टिंग फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर होता है इसमें, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी एरिया की जनसंख्या को प्रभावित करने का, है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। कि क्या रीजन है, लोग राजस्थान के थार एरिया में कम रहते हैं, जयपुर में ज्यादा रहते हैं। क्या रीजन है, लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में कम रहते हैं, मुंबई में ज्यादा रहते हैं, है ना। तो क्या है, ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, और उसके बाद है इसमें, भूगोल में से बहुत सारी बातें आ जाएगी। एक तो होता है सरफेस वाटर, है ना, सरफेस वाटर, धरातलीय जल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा, जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो सारी की सारी एक नदी को किनारे हैं। आगरा यमुना किनारे है, ठीक है, दिल्ली यमुना किनारे है, पटना गंगा किनारे है, बनारस गंगा किनारे है, इलाहाबाद गंगा किनारे है, मथुरा यमुना किनारे। जितने आप बड़े बड़े शहर देखोगे मोस्टली, या चाहे कोई सिविलाइजेशन देख लो आप, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर के लोग कहाँ रहे थे, तो ये सरफेस वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है इसमें सॉइल। सॉइल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस राजस्थान में मिट्टी है ही नहीं, तो क्या करेंगे लोग। उसके बाद है इसमें सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि सोशल का मतलब है जो गांव देहात या जो लोकल रीजन में जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब तो भाई ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, उसको टच नहीं करना, उसके यहाँ खाना नहीं खाना, उसके यहाँ पानी नहीं पीना, उसके पास नहीं बैठना, पास नहीं बिठाना है। तो ये सामाजिक भेदभाव होते हैं। और जो आदमी एक बार शहर में आ जाता है, जब वो शहर में आया तो उसे देखा, यार यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब साथ में रह रहे हैं, है ना। मतलब एक हायर कास्ट का भी व्यक्ति साथ में रह रहा है, लोअर कास्ट का भी रह रहा है। तो बोला क्यों जाए यार, वहां जाओ, काम भी करो, लोगों को गाली भी खाओ,
तो इससे अच्छा यहीं पे रहो। तो जो इसको बोलते हैं पुश फैक्टर, इसको हम लोग ज्योग्राफी में बोलते हैं पुश, मतलब दबाव कारक, पुश फैक्टर, वहां से दबाव डाल रहे हैं वो, ठीक है। और उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ये भी होता है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की व्यवस्था, आपको पता है ना, आए दिन चोरी डकैती लूट मार ये सब होता है, तो बोलते यार चलो शहरी चलो, क्या फायदा यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा गांव में पता ही है आपको, मतलब पानी नहीं निकलने देना, इस पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझो ना। जो खेत की मेड़ होती है ना, काट लेते उस पे झगड़ा होता है, मतलब इतनी सी है, अगर उतना समझ रहे? खतरनाक है दूसरी बात। तकलीफ आते हैं तो लड़ाई करते हैं। हाँ, मतलब पानी नहीं निकलने देना, रास्ता नहीं देना है, किसी का रास्ता खाली है तो नहीं देना है, मतलब तो सर लोग। रात सर भर उसके जगह लिए रहते हैं। इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि हथियार उड़ जाते हैं। ऐसा हो चुका था मेरे घर के जस्ट बगल में, 2 गांव के लोग थे, पानी भरने का, तो बोले हमसे पहले क्यों भरे, और इतना ज्यादा हो गया कि तलवार से हाथ वाथ सब काट दिए। वही तो, बताओ, नाली के पीछे लोग जेल चले जाते थे, मर्डर हो जाते थे, इतना बेवकूफी इधर जैसे से नहीं है। जाते, मतलब नाली इधर से नहीं जाना, मतलब मैं खुद अपने फैमिली में देखा है, छोटे मोहल्ले में लड़ाई होती थी आपस में, तो ये सब है। उन्हीं में से कोई हीरो बन जाता था, जो थोड़ा, जो ज्यादा बेवकूफ था वही, है ना, जिसको मरने का मारने का डर नहीं होता था। तो ये सब चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ किसी को मतलब ही नहीं है, अपना काम करो खाओ सो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर हैं, ज्योग्राफी है, सरफेस वाटर है, सॉइल है, सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर ये भी होता है, दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इसी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर को लोग क्या करेंगे, गांव में रोजगार नहीं है तो चलो दिल्ली चलते हैं, कुछ तो मिल जाएगा, है ना। तो ये है, बड़े शहर की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे देता है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता उसको फावड़ा पकड़ना तो आता ही है, तो उसको भी काम मिल जाता है, और टॉप लेवल पे भी मिल जाता है काम। और आप लोगों को पता नहीं, खैर यूपी वाले जानते हैं इस चीज को, दिल्ली बड़ा बदनाम है, दिल्ली कोई मानता ही नहीं पढ़ने गया है, दिल्ली वाले सोचते हैं ये तो कई फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो दिल्ली पढ़ाई के लिए नहीं जानी जाती है, और दिल्ली को लोगों ने इतना बदनाम किया है बहुत ज्यादा। और फिर कहावत में बोलते हैं अभी दिल्ली दूर है। नहीं, दूर तो खैर है ही है, दिल्ली वास्तव में बहुत दूर है। दिल्ली और मेरठ की डिस्टेंस भले 71 किलोमीटर है, दिल्ली और गाजियाबाद की डिस्टेंस भले 15 किलोमीटर है बॉर्डर से, लेकिन आप कभी दिल्ली में जाना, दिल्ली में जो शाहदरा रीजन है वहां खड़े होना, और जस्ट उसके 5 किलोमीटर बाद खड़े होना, आपको डिफरेंस साफ दिखेगा। वो 5 किलोमीटर का डिफरेंस आपको ऐसा लगेगा ये एक पीढ़ी का डिफरेंस है, वो 5 किलोमीटर डिफरेंस, यूपी में खड़े हो जाओगे तो ये रीजन है। प्रोग्रेसिव मूवमेंट, तो और बाकी कुछ चीजें हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ी हैं, जैसे लिटरेसी रेट है, उसको भी हमने पढ़ा इकोनॉमी में, और डेंसिटी शायद वहां पे नहीं देखी होगी, क्योंकि डेंसिटी ज्योग्राफी का पार्ट होता है। अब इसमें सीधा लिख लीजिए, एक है कि प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, क्या क्या प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, ठीक है। जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या की समस्याएं, एक जोग्राफर है R.S. चांदना, चांदना ही नाम है, हम लोग पढ़ते थे ऑप्शनल में, अब तो खैर नहीं, तो चांदना सर है, हाँ चांदना सर की बुक है, 2 बुक है पॉपुलेशन पे, इतनी मोटी मोटी 2 बुक है चांदना सर की, इंडियन ही है, तो उस पे बुक है। और एक और जोग्राफिस्ट हैं टीचर, तो उनकी भी है, माजी हुसैन साहब की भी है, तो माजी हुसैन साहब की बुक पे थोड़ा कम दिया हुआ है, चांदना ने 2 बुक लिख डाली इस पे,
उसमें प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा दिखाया गया है, प्रॉब्लम को। और सर जन की समस्या क्या हुआ सर? जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या की समस्या, पॉपुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वलिटी, यानी वितरण में असमानता। डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वलिटी यानी वितरण में असमानता, जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, पहली तो प्रॉब्लम है, ठीक है। वितरण में असमानता। अब इसमें चीजें अंदर लिखाने से कोई मतलब है नहीं, है ना, कि इंडिया के पास 2.4% लैंड है। कितना है? 2.4%। और पॉपुलेशन कितना है? 17.18%। ये पॉपुलेशन है इंडिया के पास, यानी लगभग 2% भूमि है और लगभग 1/4, थोड़ा कम ही है, ठीक है। मतलब 5वां हिस्सा भारत, पूरे विश्व की जनसंख्या भारत के पास लगभग 20% हो जाएगा तो हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम है माइग्रेशन, यानी प्रवास की प्रॉब्लम है। प्रवास की, भारत की जनसंख्या पूरे, हम जब भी बात कर रहे हैं यहाँ पे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। प्रवास, उसके बाद है इसमें रिफ्यूजीज, शरणार्थी। बहुत बड़ा जनसंख्या विश्व का शरणार्थी है, ठीक है। शरणार्थी और रिफ्यूजीज, हम लोग इसको कल ही किए थे टॉपिक को, रिफ्यूजीज। तो उसके बाद और क्या क्या है? लैक ऑफ फंडामेंटल नीड्स, यानी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, है ना। लैक ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटी, यानी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव। देखो, इसमें चांदना सर की बात सुनना है, देखना है, लेकिन लिखना सोच समझ के। जो माजी हुसैन साहब ने बोला है वो भी सोचना है, समझना है, लिखना अपने हिसाब, क्योंकि चांदना सर हैं या माजी हुसैन सर हैं, ये लोग बहुत काबिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था उसमें प्रॉब्लम थी, मगर अब प्रॉब्लम और बढ़ गई, आप जितना रियलिटी के पास जाओगे, ये चीज आपको शायद पता है कि नहीं, 2011 में जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट चलाया था यूपीएससी को लेके, तो यूएसए ने, टाइम्स मैगजीन ने एक एनालिसिस किया था, टाइम्स मैगजीन ने। तो जो मुखर्जी नगर एरिया है जहां हम लोग रहते हैं, कोचिंग वाला है, वो वर्ल्ड का 7th जीनियस पीपल लोकेशन था, 7th पूरे दुनिया का, यानी विश्व का 7वां ऐसा जगह है इंडिया में जहां पर सबसे ज्यादा जीनियस लोग रहते हैं, मतलब काबिल लोग रहते हैं। ये टाइम्स मैगजीन का डेटा था, आप जाके उसको देख सकते हैं, गूगल पे है। जब प्रोटेस्ट हुआ था तो बहुत सारी चीजें हुई थी, जब सीसेट आया तो उन्होंने फिर उसी बार अटेम्प्ट भी दिए, उसके बाद फिर तो ये न्यूज में आया था मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर न्यूज में आया था, तो फिर उन लोगों ने देखा ये क्या है ना, कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो कैपिटल ऑफ इंडिया में जरा भी झटका भी कहीं लगता है तो वो बात यूएनओ तक पहुंच जाती है ना, तो बात यूएनओ तक पहुंचती है, दिल्ली में कुछ भी होता है तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं या इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा बात चंदना सर हैं, एलडी और माजी हुसैन सर है, या वर्ल्ड के कोई जोग्राफर है, उनको समझना है, पढ़ना है, लेकिन लिखना आपको अपना है, क्योंकि जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो रूट लेवल से जुड़ा होता है। ये मैंने डेटा यहाँ क्यों बताया, क्योंकि जो समस्याएं आप समझते हैं वो शायद चांदना सर ने नहीं समझ पाए होंगे, शायद माजी हुसैन सर ड्यू के प्रोफेसर थे,
शायद वो एसी से बाहर नहीं निकल पाए, है ना। तो वास्तव में जो रियलिटी फील की है वो उन लोगों ने की जो वहां रहते हैं। जैसे जैसे अभी आपने बोला कि हमने नाली के पीछे लड़ाई होती हुई देखी है ना, मेड़ के पीछे लड़ाई होती हुई देखी है। क्या कभी चांदना सर ने देखी होगी, या जो और जोग्राफर वर्ल्ड की उन्होंने देखी नहीं देखी होगी। तो क्या नो प्रॉब्लम, सर। तो ये चीजें हमें खुद से ऐड करनी है। वो लिखा है उन्होंने, अच्छा ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि बुक्स सारा कुछ नहीं देती। कि जिन लोगों, हम गाइड की तो खैर बात ही नहीं करते, गाइड तो खैर जो ऐसे अरिहंत ये सब तो बकवास है। हम बात करते हैं टेक्सिस बुक की, जो जैसे रोमिला थापर है ना, बीएल ग्रोवर है, सुभाष कश्यप है, माजी हुसैन साहब की बुक है। ऐसे जो बुक है जो चलती है यूनिवर्सिटीज में, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनको भी पढ़ना है, लेकिन उनके सारे डेटास के अलावा भी आपको चीजें और ऐड करनी है, कि आप उनसे ज्यादा चीजों को फेस किए हुए हैं, आप उनसे ज्यादा चीजों को जानते हो, है ना। आप लोग सिर्फ ये जानते हैं कि एक एक यहाँ पे कल्चर है झारखंड रीजन में, झारखंड और उड़ीसा रीजन में क्या नाम जो है, डायन प्रथा सुना होगा आप लोगों ने, है ना। डायन प्रथा, किसी लेडीज को, मतलब उसको ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक करती है, फिर उसको वो टॉर्चर करते हैं या मार देते हैं। तो ये एक गलत चीज है, सब लोग जानते हैं। लेकिन रियल में जो रीजन है वहां के लोकल के लोग जानते हैं। जो डायन प्रथा जो लोग बोलते हैं, वहां पे ये देखा गया है कि जो लेडी कोई विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड नहीं होते हैं, या कैसे भी मतलब किसी तरह से, या है तो वो कैपेबल नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए ऐसा फैमिली वाले ही करते हैं उसका। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जादू टोना भरोसा करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ऐसा करते हैं। तो जड़ को जादू टोना से नहीं मिटाना है, जड़ को वहां पकड़ना है कि वो प्रॉपर्टी को लेने के लिए ऐसा करते हैं। कि भाई इसको बता दिया ये डायन है, ये ब्लैक मैजिक करती है, इसकी वजह से पूरे गांव का बुरा हो रहा है, ये सब चीजें होती हैं। और ये कौन करता है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए फैमिली वाले करते हैं। कुछ रीजन और भी हो सकते हैं, तो उसकी रूट पे जाना है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जनसंख्या पे लिखना है, समझना है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप जितना चाहे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, और जितना सच बोलेंगे उतना नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको, जितना सच बोलेंगे। और हमारे पास तो हमारे पास तो कह सकते ना कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है लोगों के पास, इंडिया के पास। कहते ना मिर्च मसाला बहुत है, हरियाणा में दूसरे टाइप का है, यूपी में दूसरे टाइप का है, राजस्थान में दूसरे टाइप का है, महाराष्ट्र में और टाइप का है। तो हमारे पास शब्दों की तो कमी पड़नी नहीं है, किसी के बारे में लिख दोगे आप। तो ये है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। दूसरी चीज है इसमें अवेयरनेस में कमी, मतलब लैकिंग ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता में। हाँ, इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम, लैकिंग ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, शिक्षा और कुशलता में कमी। जनसंख्या हमारी शिक्षित है, मतलब शिक्षित नहीं है, कम है, और स्किल तो बिल्कुल नहीं है, स्किल तो बिल्कुल नहीं है। लोग सिर्फ वन वे सोचते हैं, वन वे, है ना, वन वे सोचते हैं। एजुकेशन एंड स्किल, यानी शिक्षा में कमी है, और ये मतलब बहुत ज्यादा है। जब आप किसी भी, अगर आप एक ऐसी अगर आप 3 लोगों को देखोगे, एक आदमी वो है जो मस्जिद से जो गाड़ी निकल रहा है उसके 3 गाड़ी और पीछे है ना, जो 20 करोड़ की गाड़ी से बाहर निकल रहा है, या 40 लाख 50 लाख की गाड़ी से बाहर निकल रहा है, उसको देखेंगे आप। और एक उसको देखेंगे जो मनरेगा में काम करने जा रहा है, और एक उसको देखेंगे जो भीख मांग रहा है। तीनों को आप गौर से देखिएगा। जो मर्सिडीज या ऑडी से निकल रहा है, उसका जो माइंड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, वो कई चीजों पे सोचता है ना, कई चीजों पे सोचता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे एक सुबह सुबह भिखारी आता है, वो तेज चिल्लाता है,
तो सुबह जब मैं उठता तो नींद खुल जाती है मेरी, मतलब आवाज आती बहुत उसकी कर्कश आवाज भी है। तो मैं यही सोच रहा था इस इंसान ने ये मान लिया है, मैंने देखा उसको हाथ पैर सब ठीक है, इस इंसान ने ये मान लिया है कि हम इस भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसने ये सोच लिया, दिमाग में बैठा लिया है कि यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम कहाँ है? उसकी स्किल में। मतलब सिर्फ उसने मान लिया कि हम भीख मांगेंगे, दरवाजे दरवाजे दरवाजे, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, इसी में हम खुश हैं, है ना। कहते हैं आदमी सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश वो है जो सबसे नीचे है। जिस कंडीशन में आप रहने की सोच नहीं सकते हो, उस कंडीशन में कोई व्यक्ति काम करते हुए गाना गा रहा है, मतलब आपके यहाँ भी एक कास्ट ऐसी है जहाँ जिनको लोग टच नहीं करते हैं, है ना, जो लोग सुअर पालते हैं, ये सब करते हैं। तो मैंने उनको गौर से देखा, जब सुअर वो ले जाते हैं, वो मस्ती से गाना गाते हैं, मतलब पूरा धुन में। तो मैंने कहा यार बताओ, ये अपने में तो खुश हैं कम से कम, ये जो काम में इन्वॉल्व हैं, इनको लगता है कि नहीं इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। वो सुअर पालने में खुश हैं और कोई टेंशन नहीं है, वो गाना भी गाते हैं। उन्हें ये भी टेंशन नहीं है सामने वाला हमसे नफरत करता है, उन्हें ये भी टेंशन नहीं है सामने वाला हमें टच नहीं करता है, उन्हें ये भी टेंशन नहीं हम नल पे पानी नहीं पी सकते। वो अपने मस्त हैं, क्योंकि वो खुद से सेटिस्फाई है। और सेटिस्फिक्शन सबसे बड़ा रुकावट होती है लाइफ में, सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, एजुकेशन और स्किल नहीं है लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में। स्किल होती तो वो क्यों मनरेगा करता, क्यों भीख मांगता? कोई बोला यार बहुत सारी चीजें। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस भी इसमें जोड़ सकते हो, एजुकेशन, स्किल एंड अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। तो ध्यान रखना, 3 वर्ड आपके सामने है, शिक्षा है और जागरूकता है। ठीक है, जागरूकता है और कौशल है। तो 3 वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड होना बहुत जरूरी है। और हमारे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के पास ये तीनों की कमी है, इन तीनों में सबसे मोस्ट पावरफुल है वर्ड ये जागरूकता, अवेयरनेस। ये बहुत ज्यादा। सर कौशल क्या है सर? कौशल कौशल होता है स्किल, मतलब कुछ जैसे एक आदमी है जो साइकिल सही कर लेता है, पंचर लगा लेता है, उसमें जो भी काम होता है साइकिल में वो कर लेता है। एक छोटा बच्चा है जो 13-14 साल का है, वो भी साइकिल की दुकान पे काम करता है, पंचर लगाता है, जो भी काम होता है बताता है, उसको कहते हैं स्किल। समझ रहे हैं ना मेरी? ये स्किल होता है, तो जिसमें टैलेंट भी यही होता है ना सर? वही टैलेंट, वही चीज है। टैलेंट का मतलब स्किल ही है। तो जिसमें पढ़ाई की कम जरूरत पड़ती है, कम, है ना, कम जरूरत पड़ती है। कम का ऐसा मतलब नहीं बिल्कुल नहीं पड़ती, वहां भी उसके टूल्स होते हैं, 13 नंबर 14 नंबर होता है। तो बिल्कुल नहीं पढ़े वो 13-14 कैसे जानोगे? तो ये चीजें हैं। खैर ठीक है, इन्हें बता दीजिए वितरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, शरणार्थी। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो रिफ्यूजीज पॉपुलेशन में है। कल का वीडियो मैंने आपको भेजा था द हिंदू की क्लास का, 24 मिनट का था, आपको मिला सब लोगों को? नो सर, ऐसे नहीं मिला सर। सचिन आपको? सर ऐप पर था वो, हाँ ऐप पर था। हाँ, ऐप पर आपका द हिंदू का क्लास है, उसी में वीडियोस में जाना। ये सब मिल गया वो। हाँ वीडियोस में जाना, तो उसमें मैंने बोला था ना आपको वीडियो देंगे हम, तो रात में फिर हमने शाम को बनाया। अब जो आगे वाले वीडियो है वो आपको वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि फिर आप जो यूट्यूब पे भटकते हो ना, ये नहीं जाओगे। आप कोशिश करिए कि सोशल मीडिया का कम से कम यूज करें, बहुत ज्यादा डाइवर्जन है, आप समझ रहे हो, है ना। आप कुछ भी चीजें खोली आपने, अगर आपने फेसबुक में घुस गए, बाहुबली का सीन आ गया, तो देख के ही बंद करोगे उसको, वो चाहे 19 मिनट का हो, चाहे वो 50 मिनट का हो। समझ रहे मेरी बात? बाहुबली के अलावा भी यस सर। तो आपको ऐप पर ज्यादा रहना है, वहां कोई ऐड नहीं है, कोई वीडियो नहीं है,
और यूट्यूब पर भी सेम है ना। यूट्यूब पे आप जाते हो वीडियो देखने, बगल में दिखता है कपिल शर्मा का शो, है ना। अब लिखा हो कपिल शर्मा ने ये क्या कह दिया, अब आपको हमारा ज्योग्राफी छोड़ के कपिल शर्मा ने क्या कह दिया ये सुनने लग जाते हो। दूसरा देखा, है ना, योगी की सरकार गई, साइड में चल रहा है, तो वो छोड़ के योगी सरकार पे लग गए। फिर देखा कि दिल्ली हिली, तो दिल्ली हिली पे पहुंच गए आप। होता किसी में कुछ नहीं है, बस आपकी पढ़ाई रुक जाती है। तो यूट्यूब बहुत बड़ी गंदगी है, इसको कम से कम देखिए, है ना। देखिए तो बहुत हिम्मत के साथ देखिए, जो देखना है वहीं जाइए, वो सबके बस की बात होती नहीं है, ठीक है। तो ये है, समझ में आया गुड्डू? राइट सर। हाँ, आप तूने वैलेंटाइन डे नहीं मनाया गुड्डू, क्या बात है? अभी जाना क्या है? सर? हाँ, वैलेंटाइन डे नहीं मनाए तुम? मनाए सर। मना लिया, चलिए तो बहुत सही है, सुबह सुबह ही सवारे। तो अब हम देखते हैं टॉपिक है इसमें माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब प्रवास, ठीक है, प्रवास। ये बहुत ही डायनामिक टॉपिक है, बहुत ही डायनामिक है। तो दो चीजें समझना है, पहला तो समझना है हमें कि माइग्रेशन है क्या, है ना। दूसरा समझना है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के प्रकार, माइग्रेशन के प्रकार। और तीसरा समझना है इसमें कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन यानी माइग्रेशन के कारण, कि माइग्रेशन के कारण क्या है, प्रवास के कारण क्या है, और इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, ये चीज समझना है। यानी माइग्रेशन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, माइग्रेशन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है वो समझना है। तो सबसे पहले तो देखना हमें माइग्रेशन है क्या, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन प्लेस टू अदर प्लेस ऑफ ए लिविंग बॉडी इज नोन एज अ माइग्रेशन, है ना। तो लिख लीजिए, एक स्थान से, हिंदी लिख लीजिए पहले, एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मानव समूह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मानव समूह या जंतु समूह का स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मानव समूह या जंतु समूह का स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है। तो लिख लीजिए, शिफ्ट ए पॉपुलेशन, शिफ्ट ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या सिंगल, शिफ्ट ए ग्रुप ए पॉपुलेशन और सिंगल टू अनदर प्लेस, टू अनदर प्लेस is known as a migration। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना या शिफ्ट होना माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, है ना, दो टर्म आते हैं। एक होता है अप्रवास, दूसरा होता है प्रवास,
ठीक है, अप्रवास और प्रवास। हिंदी में दोनों को समझ लीजिए। पहले तो हम समझे इंग्लिश में इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन को हिंदी में कहते हैं अप्रवास। ठीक है, अप्रवास, अप्रवास। हिंदी सर अप्रवास होगा, ये होगा अप्रवास, इस तरह से होगा अप्रवास। ठीक है, ये माइग्रेशन। दूसरा होता है माइग्रेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रवास, हमारी सरकार अप्रवासी दिवस मनाती है, कभी आपने देखा होगा अप्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस नहीं, गवर्नमेंट के डेटा में जाओगे तो अप्रवासी दिवस होता है। बाकी लोकल मीडिया तो कुछ भी लिखे, इसका तो कोई वही नहीं, लेवल नहीं है। ठीक है, कभी आप गवर्नमेंट के RS TV या डी न्यूज पे या PIB पे जाओगे तो अप्रवासी दिवस होगा। अच्छा, अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, याद है किसी को? अल्ताफ, कब? बहुत सिंपल है, 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक यही ट्रेडिशन है मनाने का। क्योंकि 7 जनवरी से 9 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार भारत में डिग्री लेने के बाद और साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चलाने के बाद 9 जनवरी 1913 को भारत आए थे। ठीक, आए थे, तो उनके रेस्पेक्ट में वो डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कभी रेयर केस में उसकी डेट चेंज की जाती है, जैसे लास्ट ईयर मनाया गया था शायद, और दिल्ली में ही मोस्टली होता है, दिल्ली में ही। बहुत रेयर केस में अदर कहीं शिफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो बाहर के लोग हैं, BPA जो बाहर के लोग हैं वो आते हैं। अगर हम मना सपोज अगर हम इसको मनाए कानपुर में, तो कानपुर में जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देखी जाती है और सिक्योरिटी भी देखी जाती है, हर तरह की मतलब सारी फैसिलिटी देखी जाती है। तो मुंबई और दिल्ली से अच्छी फैसिलिटी तो कोई है नहीं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में भी और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर में भी। तो इसलिए ज्यादातर इसको आपने देखा होगा, कभी ये चीज ध्यान रखना है, एलिमिनेशन बहुत काम आएगा। कोई नेशनल इवेंट कोई हो रहा है और उसमें वर्ल्ड लेवल के लोग आ रहे हैं, तो आप देखना कभी वो कानपुर में या लखनऊ में या फिर सवाई माधोपुर में, इंदौर में, ठीक है, इससे या नासिक में, छोटे छोटे शहरों में नहीं होगा ये। क्यों? वो उन्हें नीड है इंटरनेशनल फैसिलिटी की, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की, तो इसलिए हमेशा होता है। ठीक है, तो इमाइग्रेशन और माइग्रेशन में समझिए, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अगर यूपी से दिल्ली आते हैं तो आपका प्रवास है। ठीक है, हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो वो प्रवास है, माइग्रेशन है। अब वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, वो अलग बात है। अब इमाइग्रेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जाता है, इंडिया से बाहर जाता है और वहां की सिटीजनशिप लेता है, मगर उसके फोरफादर जो है वो इंडियन है, तो ऐसे लोगों को ऐसी कंडीशन में इमाइग्रेशन कहते हैं। यानी भारत से बाहर जाना, है ना, और भारत में उनके पूर्वजों का रहना, उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। जैसे हो सकता है कि नेक्स्ट, अब तो खैर लेवल बढ़ो, उनके जो कमला हैरिस हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उनको बुलाया जाए, क्योंकि वो अब वाइस प्रेसिडेंट USA हैं, तो हो सकता है उनको, कमला हैरिस को नेक्स्ट प्रवासी दिवस पे बुलाया जाए, क्योंकि वो भी प्रवासी ही हैं, क्योंकि उनके फोरफादर इंडिया से हैं, तो उन्हें प्रवासी दिवस पे बुलाया जा सकता है। तो जैसे एक और हैं जो अंतरिक्ष में जाती, क्या नाम उनका है, लेडी है, सुनीता विलियम है, तो वो सारे लोग प्रवासी में आते हैं। तो ऐसी समझ के इमाइग्रेशन क्या है
कि दूसरे देश में जाना, वहां टेम्परेरी या परमानेंट शिफ्ट होना, वो लोग इमाइग्रेशन में आते हैं। अगर हम लोकल में जाते हैं तो माइग्रेशन में आते हैं। तो इमाइग्रेशन है अपने देश से दूसरे देश के लिए, और प्रवास है अपने देश में लिए। ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि माइग्रेशन क्या है। अब देखते हैं टाइप ऑफ माइग्रेशन। टाइप ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, दो टाइप हैं इसके। एक तो है टेम्परेरी, दूसरा है परमानेंट। ठीक, तो पहले लिख लीजिए इसमें टाइप ऑफ माइग्रेशन। एक तो है टेम्परेरी, टेम्परेरी यानी क्या बोलते हैं इसको, अस्थाई। उसके बाद है परमानेंट, परमानेंट यानी स्थाई। इसमें आप समझ गए। उसके बाद भी एक टाइप है इसमें, वो बेसिस ऑफ लोकेशन, बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन हिसाब से। तो टेम्परेरी क्या है, जैसे आप पटना से दिल्ली आए पढ़ने के लिए, है ना, दिल्ली में जॉब करने आए, तो इसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट, टेम्परेरी माइग्रेशन कहते हैं। जो लोग माइग्रेट करके एज ए वर्कर आते हैं वो भी उसी में आते हैं। और जो यहाँ आ गया और उसने यहाँ पे घर बनवा लिया, उसने अपना वोटर आधार कार्ड जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बनवा लिए, या जहां वो गया वहां के बनवा लिए, तो उसको बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन। मतलब अब उसका उस एरिया में जहां का वो है वहां का उसका कुछ भी नहीं रहा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके उस जगह के हैं जहां वो चला गया। तो और ये हो गया। अब लोकेशन का मतलब क्या है, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, स्थिति के आधार पर, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन अगर आप समझेंगे तो लोकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो है विलेज, है ना, विलेज टू अर्बन, विलेज टू अर्बन यानी गांव से नगर के लिए। अब उसके बाद है अर्बन टू विलेज, यानी नगर से गांव। उसके बाद है विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज यानी गांव से गांव, ठीक है। और उसके बाद है इसमें विलेज टू अर्बन, यानी नगर से गांव से नगर। तो इसको हिंदी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना। हाँ, तो विलेज टू अर्बन 2 बार हो गया ना, अच्छा फर्स्ट लाइन। हाँ हाँ, फिर अर्बन टू अर्बन लिख लीजिए। हाँ, अर्बन टू अर्बन होगा, अर्बन टू विलेज। हाँ, विलेज टू अर्बन, टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, ये है। तो 4 टाइप है कि ये, ठीक है। गांव से नगर, नगर से गांव, गांव से गांव और नगर से नगर, तो ये भी टाइप होता है एक लोकेशन के बेस पे। मतलब कोई व्यक्ति विलेज से नगर आया, गांव से शहर में आया, कोई व्यक्ति नगर से गांव गया, है ना, दूसरा विलेज से विलेज गया, नगर गांव से गांव गया, और अर्बन से अर्बन गया। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई चला गया, मुंबई से बेंगलुरु चला गया, बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से पटना। तो इस तरह से ये हुआ अर्बन टू अर्बन, गांव से गांव, आप जानते ही हैं। तो ये है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो क्वेश्चन कई बार पूछा है हमने क्लास में भी और एग्जाम में भी आया, यूपीएससी में या पीछे वगैरह में। बताएं इसमें मैक्सिमम कौन सा। विलेज टू अर्बन, विलेज टू अर्बन, विलेज टू अर्बन बता दीजिए सही से। मैक्सिमम विलेज टू अर्बन होगा। सर अर्बन टू विलेज होगा, सॉरी, हाँ विलेज टू अर्बन होगा ना। ठीक है, और बताएं सचिन, गुड्डू बताओ। सब विलेज टू वही सर, अर्बन। अर्बन टू विलेज।
क्या बात कर रहे हो, अर्बन टू विलेज मतलब लोग गांव शहर से गांव की ओर जाएंगे। सर वो कंफ्यूज हो गए बताने में। देखिए सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो ये है, विलेज टू सर हो जाएगा अर्बन। ये है विलेज टू विलेज। हमारी आधी आबादी गांव से गांव ही शिफ्ट होती है। आधी आबादी मतलब समझते हैं, शादी, मैरिज। तो मैरिज जो है फीमेल, तो माइग्रेशन होता है वो गांव से गांव ही होता है। कितनी लड़कियां हैं जो गांव से शहर में शादी होती है। मान लीजिए मेरी शादी भी अगर दिल्ली में हम हैं तो हुई है, तो क्या हम दिल्ली के तो नहीं है, घर तो हमारा गांव में ही है। तो कंसीडर किस में होगा, गांव से गांव में होगा। लड़की है वो भी गांव से है, या उसके पिताजी या फोर फादर जो भी हैं वो भी गांव से हैं, तो गांव से गांव ही कंसीडर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो गांव से गांव में शादी सबसे ज्यादा होती है। और जितने तो सर ऐसा भी होता है कि जो विलेज से मतलब सॉरी अर्बन से विलेज में भी होते हैं, अक्सर रहते हैं बाहर है, लेकिन जब शादी का रहता है तो गांव में कहीं में जाके गांव में ही रहने देते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे कोई भी है वैसे किसी वजह से मतलब अगर भले हम यहाँ घर बनवा लें, ठीक है, बच्चे हो जाएं, तो हमारे पिताजी या उनके पिताजी हैं तो गांव में ही, तो हम भी उसी उसी तरह से आते हैं। सारे लोग जितने भी हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कुछ भी है, तो शादी उसने भले शहर में की है। हो सकता है कि 1% लड़की शहर की हो। अगर थोड़ा गौर से थोड़ा उसको हिस्ट्री जानने की कोशिश करो तो बोले कि नहीं जी हमारे हमारे जो बाबा थे ना वो मेरठ से थे, हो गया, है ना। तो भले वो शहर के लगे, लेकिन आपको 1-2 पीढ़ी वापस जाओगे तो नहीं, तो ज्यादातर पॉपुलेशन गांव से है, आती है ज्यादातर। अब आप अपने आसपास में देख लेना ये चीज, कहीं ना कहीं अगर वो हो सकता है उनका बच्चा बड़ा हुआ हो शहर में ही, वो खुद बड़े हुए हो शहर में, लेकिन उनके पिताजी यानी बच्चे के दादाजी गांव से ही होंगे। तो ज्यादातर जो शादियां हैं वो गांव से गांव में। आप अपने खुद की फैमिली में देख लीजिए, है ना, आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपकी चाची, आपकी ताई, आपकी भाभी, सब गांव से गांव में ही होंगी। अब ये अलग बात है कि कोई लोग तहसील को भी शहर मान लेता है, छोटा कस्बा होगा उसको भी शहर मान लेगा। अब ये थोड़ी ना है ना, ये चीज है। अब लोग तो अगर वहां बस अड्डा बन जाता है तो उसको शहर मानने लगते हैं। अर्बन का मतलब होता है जहां पर रेवेन्यू सिस्टम हो और जहां पर जुडिशरी सिस्टम हो और जहां पर म्युनिसिपैलिटी हो, नगर पालिका हो, उसको हम बोलते हैं अर्बन। ठीक है, जहां पर प्राइमरी सेक्टर कम हो, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं। देखे ना अपने छोटे छोटे गांव में, है ना, घर तो आगे कमरा अच्छा, पीछे भैंस है ना, पीछे गोबर थोप रहा है उनका। छोटे छोटे कस्बों में ऐसा देखा होगा आपने, दूध गांव से ही आता है, ठीक है, आटा भी घर से ही आता है, डेली आता है मगर। तो ये चीजें हैं। तो और विलेज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, विलेज टू विलेज सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, वो भी मैरिज के थ्रू, ये ध्यान रखना है। सबसे कम होता है ये अर्बन टू विलेज, सबसे कम ये होता है। कौन जाना चाहता है गांव में? अर्बन टू अर्बन भी होता है लेकिन वो कम। अच्छा, इसके बाद जो होगा वो ये होगा विलेज टू अर्बन, उसके बाद होगा परमानेंट माइग्रेशन, यही होता है। लेकिन टेम्परेरी माइग्रेशन ये होता है सबसे ज्यादा, टेम्परेरी। मतलब लोग गांव से ही पढ़ने आएंगे शहर में, गांव से ही काम करने आएंगे शहर में, तो ये टेम्परेरी हो गया। लेकिन परमानेंट सबसे ज्यादा यही होता है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सो जो मेन है सर वो क्या है, विलेज टू विलेज है सर ना? हाँ, गांव से गांव, विलेज टू विलेज। शादी के माध्यम से जो शादियां होती हैं वो गांव से गांव में ही ज्यादा होती हैं। उसके बाद देखते हैं कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन,
ठीक है, माइग्रेशन के कारण क्या है, यानी क्या कारण है प्रवास के, प्रवास के क्या कारण है। तो देखो, अगर आप बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सिंपल वे में, तो दो ही कारण हैं, ठीक है। एक तो है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर, है ना, दूसरा है पुल फैक्टर, दो है। पुश का मतलब है दबाव कारक, दबाव कारक, और पुश का मतलब, और पुल का मतलब है आकर्षक कारक, आकर्षक कारक, दो है। अब इसको समझ गए तो आपको लिखवाने की जरूरत ही नहीं। पुश का मतलब है वो कारक जो हमें मजबूर करते हैं गांव छोड़ने के लिए, मतलब पुश फैक्टर वो होते हैं जो कारक हमें मजबूर करते हैं। क्या करते हैं मजबूर? अगर हमें ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना था, या हमें 12th के बाद पढ़ना था, 10th के बाद, हमें तो 10th के बाद ही छोड़ना पड़ा गाँव, तो 10th के बाद अगर हमें एजुकेशन लेनी है तो हमें शहर आना पड़ेगा, तो पुश फैक्टर हो गया, ठीक। हमारे अलावा एक आदमी गांव से आया जिसको रोजगार की जरूरत थी, तो रोजगार हो गया। एक आदमी दिल्ली आया कमाने के लिए, तो उसके लिए रोजगार पुश फैक्टर हो गया, यानी उसने बोला कि रोजगार वहां नहीं है, तुम जाओ, मजबूरी थी। दूसरा था कि यार बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ छोड़ दो, नहीं रहेंगे गांव में, शहर में घर बनाएंगे, आराम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो भी हो गया पुश फैक्टर। दूसरा था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यार ये लोग कहते हैं कि यहाँ मत बैठो, ये लोग अपने साथ खाना नहीं खिलाते हैं, अपने साथ बैठालते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमें गालियां देते हैं, तो हम यहाँ क्यों रहेंगे, तो ये होता है पुश फैक्टर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोसी के एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं। कोसी समझते हैं, बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो ज्योग्राफी का रीजन भी होते हैं। अब जैसे उत्तराखंड में जो अभी जो हुआ है, अगर जो कोई अगर वास्तव में शिफ्ट हो सकता है तो वो एरिया छोड़ देगा, बोले यार कोई फायदा नहीं है, ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, आने वाले भविष्य में हम बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते, हमें ये एरिया छोड़ के दिल्ली या कोई प्लेन एरिया में जाके रहेंगे। इतना आ रहा है, कैसा करना पाए दिखाने पे जेबल भैया मोल लगाते हैं, ये तो एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, हम लोग तीनों लोग सक्षम होते हुए अपने पिताजी को भाई को बनाया। खाली विजय पाल लिखा है अपने ट्रेन ले लो। ठीक है, तो ये था। अब अच्छा जी, हमने जो पुश फैक्टर लिखवाए हैं, इसको लिखवाने की जरूरत है, एक बार नोट करवा दें या लिख लेंगे आप? सर थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस बोल ही दीजिए। नहीं बोलना उसमें देख, हम अगर बोलना क्या उसमें अगर हम लिखवाएंगे ना तो समझ जाओगे आप क्या है। पहला हमने बोला कि पहला कारक है वो है शिक्षा, है ना, एजुकेशन। एजुकेशन भी एक पुश फैक्टर है, हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। अब इसमें लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लिख लेंगे ना इसमें, भाषा क्या करना। उसके बाद है इकोनॉमिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, आर्थिक कारक यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार के वजह से वहां कुछ है नहीं तो गांव से शहर छोड़ के आना। तीसरी बात बताई थी हमने कि ये था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। जैसे हमने बोला कि कोई आदमी किसी का खाना नहीं खाता, पानी नहीं पिलाता है, तो बोले यार ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव।
सामाजिक भेदभाव। आप देखना सबसे ज्यादा जो शहरों में काम करने वाले लोग हैं वो उन्हीं कास्ट से ज्यादा आते हैं जिन्हें लोग गांव में मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं उनके साथ, मतलब जिन्हें अछूत मानते हैं। उनसे उनके आने का दो रीजन होते हैं, एक तो ये रीजन भी होता है और एक ये रीजन भी होता है कि अच्छा जिसके पास 100 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन है, वो क्यों आएगा दिल्ली में सब्जी बेचने? नहीं आएगा। क्यों रिक्शा चलाने आएगा? तो सेम चीज यहाँ पर है, सामाजिक भेदभाव है। जिसको जो आराम से 4 लोग सलाम करते हैं सुबह सुबह उठ के, वो क्यों आएगा? उसका सम्मान है वहां पे। उसके बाद था इसमें सुविधाएं, फैसिलिटी। सुविधाएं बहुत चीज की हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी गांव में है, पता चला कि 15-15 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर ही नहीं है ना। रात में किसी को दर्द हुआ, डिलीवरी कुछ भी हो, तो बोलते हैं ऐसा करो, एक शहर में मकान होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़े भी और कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर तुरंत मिल जाए। उसके बाद क्या दिखाया था हमने कि लॉ एंड ऑर्डर, है ना। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, ये भी है कानून व्यवस्था। कौन रहना चाहेगा चंबल के डाकू के मैदान में? कोई नहीं। बोला यार शहर में रहेंगे, शांति से रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। आदमी खुद तो जैसे तैसे रह लेता है, मार के, ठीक है, मार भी लेता है, मार खा भी लेता है, लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं तब वो सोचता है कि जो चीज हमने फेस की है वो ये मुसीबत में ना पड़े। तो उस वजह से वो ऐसी जगह रहना चाहता है जहां पर शांति हो और भविष्य उनका बन सके। दूसरी बात कि हमने कहा कि ज्योग्राफिकल कारक। उत्तराखंड में कौन रहना चाहेगा जहां भूस्खलन आता हो? जैसे अभी दिल्ली में कल भूकंप आया, तो लोगों के मन में यार ये जरूर उठा होगा कभी न कभी कि ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहां ये नहीं होता है ना। कभी कभी होता है, कभी कभी हम जब यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती, बहुत सर्दी होती है, तो हमारे मन में खुद आता है कि यार एक मकान मुंबई या उधर की तरफ होना चाहिए, तो कम से कम जो बहुत गर्मी हो तो उधर चला जाए, बहुत सर्दी हो तो उधर चला जाए, है ना। बाकी चीज तो ठीक है। तो मौसम बहुत हाइपर होता है, प्रॉब्लम करता है, तो मन करता है कि नहीं उधर भी होना चाहिए। एक आसपास में गोवा वगैरह में, कर्नाटका केरला बीच की तरफ एक मकान होना चाहिए, कम से कम बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी हो तो वहां काम कर सको। तो ये क्या होता है कि भूगोल यानी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी, तो ये चीजें हैं। तो ऐसी इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं सुविधाओं में, फैसिलिटी में। मतलब स्कूल है 15 किलोमीटर दूरी पे है, बस नहीं है, लड़कियां कैसे जाएंगी? ठीक है, गांव में स्कूल नहीं है, लड़कियां कैसे पढ़ेंगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, रात में कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी तरह की तो कैसे होगी? सड़क नहीं है, एम्बुलेंस आएगी तो कैसे आएगी? ठीक है, डॉक्टर नहीं है, कैसे होगा? तो ये सुविधाओं की वजह से भी लोग शहर में शिफ्ट होते हैं, है ना। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके मन में अगर ये है कि नहीं मकान शहर में होना चाहिए, तो आपके मन में क्या क्या कारक हैं? वही सारे हैं इसमें। आपके मन में ये भी कारक है यार बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, दूसरा है कि यार कम से कम वहां पे रोजगार होगा, दुकान खोल लेंगे, तीसरा है ये जाति पात के भेदभाव से दूर रहेंगे, समानता मन में आएगी बच्चों के, सुख सुविधाएं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन भी है, बस भी है, फ्लाइट भी है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो लिख लेंगे इनको सारे पॉइंट्स को। जी जी सर। सर। हाँ ठीक है, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ। अच्छा अब वही पुल फैक्टर है, आकर्षक भी वही है कि क्या रीजन है लोग दिल्ली, क्या रीजन है लोग मुंबई, क्या रीजन है लोग चेन्नई, जो भी मेट्रो सिटी है ना, जो मेट्रो सिटीज हैं, लोग इनकी तरफ आते हैं। क्या रीजन है, क्यों आते हैं?
जो प्रॉब्लम गांव में है उनको ये सॉल्व करते हैं, उनको ये सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, यहाँ पे फैसिलिटी है, फैसिलिटी है, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, और यहाँ पे नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, यहाँ फ्रीडम है ना, फ्रीडम है। बहुत से इसलिए आते हैं, चल यार कोई दिक्कत नहीं है, एक 14 साल का आएगा, 15 साल का बच्चा देखना, अकेला आएगा बस में बैठ के, गांव जाएगा तो जीन्स पहन के जाएगा, जूता पहन के जाएगा, पूरा चश्मा लगा के, ईयरफोन लगा के जाएगा, उधर से 3 को लेके आएगा, 3 को कि चल यार चलते हैं, वहां पे रहेंगे आराम से, फैक्ट्री में काम करेंगे आराम से मस्ती से, शाम को घूमने भी जाते हैं आराम से, जो भी दारू पीना, नॉनवेज खाना, घूमना, मस्ती करना, सब फ्री है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो यहाँ पर है, मम्मी पापा कहते हैं कहाँ जाए कि कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रीडम, ये अट्रैक्शन है, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो शहर अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इनमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। रोजगार, सुविधाएं, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव में कमी और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता पूरी मिलती है, काम भी नहीं करना पड़ता। कितना काम करना पड़ता है, क्या दिक्कत है? गांव में रहोगे तो 13 लोग है घर बार में, 13 लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। शहर में रहोगे तो क्या 2 लोग हैं, बच्चा हो गया तो 3 हो गए, बहुत हो गए तो 4 हो गए। ना जेठ का चक्कर है, ना ससुर का चक्कर है, ना देवर का, ना ननद का। ये फ्रीडम है ना, सारे रीजन यही है। इन सारी चीजों को आप लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यही रियलिटी है, यही वास्तविकता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो बताते हैं हम, है ना। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, प्रभाव। एक तो होता कि सबसे पहला जहां पर ये लोग गए हैं, जहां पर ये लोग माइग्रेट हुए, ठीक है, जहां पर ये लोग प्रवासित हुए हैं, प्रवासित हुए हैं, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। जहां ये लोग माइग्रेट हुए, प्रवासित हुए हैं, वहां ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली प्रॉब्लम लिख लीजिए, बर्डन ऑन द रिसोर्सेस, संसाधनों पर दबाव। किसी शहर की कैपेसिटी है 50 लाख लोगों को एडजस्ट करने की, वहां आ गए 90 लाख, तो रिसोर्सेस पे दबाव हो जाएगा, ठीक है। यानी बर्डन ऑन रिसोर्स, संसाधनों पर दबाव जहां वो जाएंगे, ठीक है। कैप्चरिंग ऑफ नेचुरल लैंड, प्राकृतिक भूमि का अतिदोहन, है ना। अब लोग आएंगे, उनके लिए घर भी तो चाहिए ना। एक डेटा था 2005-06 का कि दिल्ली हर रोज 20 मीटर बढ़ती है चारों तरफ, मतलब इस तरह से फैलती है। तो कैप्चरिंग ऑफ नेचुरल लैंड, प्राकृतिक भूमि का अतिदोहन, ठीक है, भूमि का अतिदोहन होगा। पहला क्या बताया हमने? पहला बताया संसाधनों पर अति दबाव, है ना, बर्डन ऑन रिसोर्स। सेकंड था इसमें कैप्चरिंग ऑफ लैंड, भूमि का। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट,
प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है, लोग बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको पता ही है क्या हाल होता है दिल्ली से जब पटना जाना हो या दिल्ली से कहीं भी जाना हो त्योहारों पर, 3 महीने पहले टिकट नहीं मिलती है। जो लोग अगर दूर दूर होंगे उनको पता होगा, ये आइडिया होगा। तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है इसमें पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट लिखिए पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा? 2 चीजों से। एक तो हमें ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए जिस रूट पे आप रहते हो उस रूट में जनसंख्या है, उसमें 10 गाड़ी डेली चलती हैं, 10 गाड़ी हैं। अगर लोग उसमें और आके बस गए तो 10 की जगह 15 गाड़ी बढ़ाई जाएंगी उस रोड पे, और आके लोग बढ़ गए तो 15 की जगह 25 की जाएंगी। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन भी, तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, है ना, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन सिर्फ उससे नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन उससे ही बढ़ेगा जो आप गैस यूज करोगे, जो आप बिजली यूज करोगे, वो सारे से पॉल्यूशन बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट से बढ़ेगा। उसके बाद है इंक्रीजनेस इन क्राइम, अपराध में भी वृद्धि होगी। एक बार शीला दीक्षित ने तो कह दिया था कि यूपी और दिल्ली वाले ही क्राइम करते हैं, और ये बात भी सही थी। जो निर्भया वाला कांड था उसमें कोई नहीं था राजस्थान से, कोई नहीं था दिल्ली से, सब 4-5 यूपी से, बिहार से थे। ठीक है, तो उसका रीजन है उन्होंने, क्योंकि जो 15 साल का लड़का आया, वहां से बच्चा आया, 20 का आया या 22 का आया, तो उसको नहीं पता है, उसके अंदर सारे चेंजेस होते हैं, सोशल फ्रीडम मिली उसको, है ना, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो उसको हर चीज चाहिए, उसको दारू भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो पाती है प्राइमरी जॉब से, तो वो उसके लिए क्राइम करता है, वो क्राइम करता है, तो वो क्राइम बढ़ता है उस वजह से। और दूसरी है एडजस्ट वाली चीजें भी नहीं होती हैं। कभी देखना मार्केट में झगड़ा हो रहा होगा तो गांव के लोग आपस में लड़ रहे होंगे। कभी आप जाना शहरों की कचहरी में, है ना, खाली लोग आप देखना, क्या कोई शहर का भी है उसमें? आपको 99% जुडिशरी में, कचहरी में, अदालत में जाओगे तो 99% लोग गांव से मिलेंगे आपको, रूरल एरिया के। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज होती है कि यार बताओ, उसने हमसे ऐसा कह दिया तो हमने उसको ये कह दिया, तो वहां वो हर बात पे गाली देता है, हर बात पे मारता है। लेकिन शहर में भी वैसा ही करना चाह रहा है, तो क्राइम भी बढ़ता है। नो डाउट, उतना नॉलेज नहीं है तो क्राइम भी बढ़ता है। और क्राइम एक तो बढ़ता है, नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज है उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है ना, नीड्स पूरी नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजनेस इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार में वृद्धि, इंक्रीजनेस इन एम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगार में वृद्धि होती है। जहां 10 लोग काम कर रहे थे वहीं पर 15 और आ गए, यानी 25 लोग हो गए, रोजगार में कमी हो जाएगी ना, बस ये चीजें, रोजगार में कमी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट हैं, जो डालते हैं। बताएं, क्लियर है ये पॉइंट सारे? जी सर। तो ये हैं। अभी टाइम क्या हुआ है? 11:13। क्या करेंगे बाकी? देखिए, जो भी टॉपिक आपके बचे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी काफी दूर हो गए, हमें इन्वायरमेंट शुरू करना ही करना है। तो जैसे सॉइल है, वेजिटेशन, ये हम वहां पे करवा देंगे। जो भी टॉपिक हमारे पास लिस्टेड वो रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल से, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं अभी कहाँ है। सर, थैंक यू।